लेट्स रिकैपिचुलेट बायोलॉजी। जो ये वीडियो है प्रेजेंटेशन, इसमें जो टॉपिक चूज किया है, चैप्टर जो चूज किया है, वो क्लास 11th का है, थर्ड यूनिट का है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इस यूनिट के अंडर 3 चैप्टर्स हैं। उसका जो फर्स्ट चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो होंगे, टोटल इतने टॉपिक्स हैं इसमें: सेल थ्योरी, सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल एंड द सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स। जो आज इस वीडियो में टॉपिक कवर होगा वो होगा सेल ओवरव्यू, मीन्स सेल क्या है और कैसे हम सेल को डिफाइन करेंगे। दूसरा टॉपिक होगा सेल थ्योरी, और आउट ऑफ दीज टू, स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल, एक टॉपिक कवर करेंगे जो कि होगा प्रोकैरियोटिक सेल। अगर सेल को बहुत लोअर क्लासेस में भी हमने पढ़ा हुआ है, और जब स्टार्ट होती है बायोलॉजी या साइंस तो सेल को ज़रूर पढ़ते हैं, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर्स हैं सेल के, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स वो होते हैं जो किसी भी स्ट्रक्चर को 2 to 3 लाख टाइम्स मैग्नीफाई कर देते हैं। तो इसमें जब मैग्निफिकेशन होता है किसी भी ऑर्गेनेल का या किसी भी पार्ट का, तो वो उसमें जो ओरिजिनल उसका स्ट्रक्चर होता है वो विजिबल होता है। तो यहाँ पर टिपिकल सेल, एनिमल सेल, आप शेप से ही पहचान रहे होंगे कि ये एनिमल सेल है, एंड द पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियस यहाँ पर आपने देखा होगा। तो शेप न्यूक्लियस की जो सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ये वाला सेल जो है ये प्लांट सेल है, और पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियस इसकी कॉर्डर में, पेरीफेरी पर है। ये दोनों यूकैरियोटिक सेल्स हैं। और थर्ड जो सेल हमने पढ़ना है, ये बैक्टीरिया का सेल है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल है। तो जो भी स्ट्रक्चर्स अभी हम इसमें पढ़ेंगे वो पहले इसको प्रोकैरियोटिक सेल को अलग से पढ़ेंगे। इस वीडियो में प्रोकैरियोटिक सेल को पूरा डिस्क्राइब किया है, और जो नेक्स्ट वीडियोस प्रेजेंटेशंस होंगे उसमें यूकैरियोटिक सेल्स को का डिस्क्रिप्शन होगा। अगर हम स्टार्ट करें यहाँ पे सेल अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम कैसे कहेंगे कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। इसको हम सिंपल सा एक एक्सप्लेनेशन देते हैं। सपोज आपका एक रूम है, और रूम का जो स्ट्रक्चर है, अगर मैं कहूँ कि वो ब्रिक्स का बना हुआ है, ईंटों का बना हुआ है, ऐसे ही हम इसको डिफाइन करेंगे। कोई भी बॉडी हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो कोई एनिमल हो, या फिर वो प्लांट हो, कोई भी बॉडी हो लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो कोई एनिमल हो या फिर वो प्लांट हो, सबका जो स्ट्रक्चर है वो सेल का बना हुआ है। तो सेल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या है, यहाँ पर बेसिक यूनिट है। मतलब सिंगल सेल, कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक सेल के बने होते हैं, तो उनको हम यूनिसेलुलर कहते हैं। यूनि का मीनिंग ही वन होता है, और मल्टी का मतलब क्या होता है, मैनी। कुछ बहुत ज्यादा सेल के बने होते हैं जिसको हम लोग मल्टी सेलुलर्स कहते हैं। तो यहाँ पर अगर एक मल्टी सेलुलर सेल को ले, जिसको हम बाद में डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि वो एक इंटीग्रेटेड वे में हमारा फंक्शन शो होता है। बट अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को ले, जैसे ये बैक्टीरिया है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, दिस इज अ बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये खुद ही एक कैपेबल है सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म करने में। फंक्शन परफॉर्म करने का मतलब है ऑल द लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करने में ये खुद कैपेबल है, मतलब सिंगल सेल है। तो जो सिंगल सेल होता है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है उसकी, और वो सब फंक्शन जो बॉडी के होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, वो सब परफॉर्म करता है। लेकिन अगर कोई कोई कंप्लीट स्ट्रक्चर को है सेल का, जो कि हम इंश्योर नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट लिविंग है उसकी, जैसे यहाँ पे मैंने क्या डाला हुआ है, एक वायरस डाला हुआ है। वायरस का जो सेल है वो बैक्टीरिया के सेल से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि वायरस का जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है ये प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, इसे कैप्सिड कहते हैं। ठीक है, ना कोई सेल वॉल है ना कोई सेल मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर क्या होता है, दिस इज द डीएनए और आरएनए। वैसे ये तो डीएनए है क्योंकि बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर ये बनाया। तो यहाँ पर एक न्यूक्लिक एसिड होता है, दैट इज द डीएनए, और आरएनए होता है यहाँ पर,
और दूसरा क्या होता है यहाँ पर, दूसरा होता है प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो ये जो है एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ये जितने भी सेल्स हैं, कौन सा सेल है, ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है, ये बैक्टीरिया का सेल है, दे ऑल आर द कंप्लीट एंटाइटी, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है। और ऑल द फंक्शंस जो होते हैं ये सिंगल सेल में सब परफॉर्म करते हैं, बट ये इसकी कंप्लीट एंटाइटी नहीं है। तो इसीलिए बैक्टीरिया को हम लोग, ये भी यूनिसेलुलर है, इसको तो हम सेलुलर कहते हैं नहीं, इसको तो एसेलुलर कहते हैं, एंड इट इज ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो सेल जो है वो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट है और फंक्शनल यूनिट है। इसका क्या मतलब हुआ, सपोज दिस इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बॉडी भी सेल की बनी हुई है, और जितने फंक्शंस हो रहे हैं, जैसे आपने टिश्यूज देखा, टिश्यू भी तो ग्रुप ऑफ सेल होता है, तो जितने फंक्शंस होते हैं वो भी सेल में ही। अब चलते हैं डिस्कवरी ऑफ द सेल्स की, डिस्कवरी कब हुई थी सेल की। ये भी जो पिक्चर है ये रॉबर्ट हुक की है। रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था, डेड सेल को कॉर्क से। ये लोअर क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कॉर्क होती है, जो प्लांट का पार्ट है, वहां से सेल को डिस्कवर किया था, और नेमिंग भी जो हुई थी, नेम जो दिया था सेल, वो रॉबर्ट हुक ने दिया था। दूसरा जो लिवॉन हुक थे, इनका जो कंट्रीब्यूशन था, ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहलाते हैं, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने अपना एक बड़ा सिंपल सा माइक्रोस्कोप रेडी करा था लेंसेज को जोड़कर, और उसमें से इन्होंने लिविंग सेल को देखा था। लिविंग सेल हो गया जैसे सेल ऑफ द बैक्टीरिया को हो गया। तो यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन है एक लिविंग सेल को देखने का, वो एंटोनी वन लिवॉन हुक को जाता है। और फर्स्ट इन्होंने ऑब्जर्व किया था सिंगल ऑर्गेनिज्म को लिविंग, वो तो बैक्टीरिया टाइप या बैक्टीरिया ही था जिसको इन्होंने ऑब्जर्व किया था। जो तीसरी पिक्चर है यहाँ पर, ये रॉबर्ट ब्राउन की पिक्चर है। और जो रॉबर्ट ब्राउन थे, इन्होंने जो डिस्कवरी थी रॉबर्ट ब्राउन की, वो डिस्कवरी किस चीज की थी, इनकी न्यूक्लियस की डिस्कवरी थी। तो इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था विद इन द सेल। और ये पैलियनो बॉटनिस्ट थे, और इनकी जो डिस्कवरी थी, मतलब सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर करना, लिविंग सेल के अंदर, ये इनका अचीवमेंट था। जो ये अचीवमेंट्स थे, जो अब हम लोग सेल को पढ़ेंगे, वो हमने जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर पढ़ना है, वो हमने माइक्रोस्कोप्स के थ्रू हमने उसको स्टडी किया है। माइक्रोस्कोप एक, ये तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप सबके लैब्स में होता है, स्पेशली स्कूल के लैब्स में इस तरह के माइक्रोस्कोप्स होते हैं जो 200-300 टाइम्स को मैग्नीफाई करते हैं। तो वहां पर हमें नॉर्मली बहुत डिटेल्ड स्ट्रक्चर सेल का नहीं मिलता है। बट अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स को स्टडी करें, जो कि मैनी ब्लैक में टाइम इसको किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी पार्ट को मैग्नीफाई करता है, तो इससे हमें सारे जो डिटेल्ड मिला है सेल का, जो क्योंकि ये 11th क्लास का चैप्टर है, तो इसमें सारा कुछ डिटेल जो हमने पढ़ना है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के थ्रू ही पढ़ना है। तो आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप्स ओनली द डिटेल्ड स्ट्रक्चर वाज सीन। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हमने कई बार पढ़ा हुआ है। कौन कौन से सेल्स है, जैसे ये साइटोन है, साइटोन ऑफ द न्यूरॉन। तो साइटोन जो होती है सेल बॉडी है, इसमें न्यूक्लियस है। ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल क्यों है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे डेंड्राइट टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर है, ये इम्पल्सिस को रिसीव करते हैं, स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, और यहाँ पे उनकी प्रोसेसिंग होती है। ये मसल सेल्स हैं, कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन इनकी क्वालिटी होती है। ये आपस में जो नर्व सेल्स हैं, ये कोई भी कनेक्टेड नहीं है, इम्पल्स को पास ऑन करते हैं, सिनेप्स बनाते हैं। ये यूनिसेलुलर है, बैक्टीरिया का सेल है, फ्लैजिला निकले हुए आपने देखा होगा। और जो ह्यूमन सेल्स होते हैं, यहाँ पे स्टेम सेल मेंशन्ड है। स्टेम सेल क्यों मेंशन्ड है, क्योंकि जब जाइगोट बनता है आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, तो उसके बाद जब जितने डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल्स में एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म 3 लेयर्स बनती हैं, उसमें से डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंशिएट होते हैं। तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल्स जो डिफरेंशिएट होते हैं, इनका यहाँ पे अलग अलग फंक्शन है। जैसे अब ये सेक्स सेल्स है, एक्स सेल है, और यहाँ पे दूसरा कौन सा है, ये स्पर्म है। इनका बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रक्चर है, बिकॉज ये जो है इट हैज टू कम टू द फीमेल बॉडी। तो इसका यहाँ पर टेल टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर होता है, ये सिंगल स्ट्रक्चर विद अ हैप्लॉइड न्यूक्लियस के साथ यहाँ पे स्ट्रक्चर है। मसल सेल जैसे कॉन्ट्रैक्ट
एंड रिलैक्स करते हैं। फैट सेल नॉर्मली क्या होता है कि जितने भी सेल्स होते हैं इसका जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ पर होता है, सेंटर में होता है। बट क्योंकि फैट बॉडीज यहाँ पर होती है कलेक्टेड, तो इसका जो न्यूक्लियस है वो कॉर्नर पर होता है। बोन सेल, ऑस्टियो, इसमें जो सेल्स होते हैं इसका भी स्ट्रक्चर होता है, बिकॉज डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम यहाँ पर होता है। ब्लड सेल्स में क्या होता है, बिकॉज ये आरबीसी का स्ट्रक्चर है, आरबीसी का जो स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियस नहीं होता इसमें आरबीसी में, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन इसको ट्रांसपोर्ट करना होता है, नर्वस सेल इम्पल्स को करता है, एपिथेलियल सेल प्रोटेक्शन देता है, इम्यूनिटी देता है, डब्ल्यूबीसी के सेल्स जो होते हैं ये भी बड़े डिफरेंट तरह के होते हैं। इसमें लोब्ड न्यूक्लियस होता है, इसके जो न्यूक्लियस होता है लोब्ड न्यूक्लियस होता है। तो अगर हम ये स्ट्रक्चर देखें तो इसका क्या मतलब निकलता है कि जो सेल का हमने नॉर्मल एक स्ट्रक्चर देखा था कि ये एनिमल सेल है, इसका न्यूक्लियस सेंटर में होता है, और ये प्लांट सेल है, इसका न्यूक्लियस है यहाँ पेरीफेरी में होता है। तो इसके अपार्ट फ्रॉम दिस, इससे हट कर अगर हम थोड़ा सा देखें तो ये सारे के सारे सेल्स की जो शेप है और जो साइज है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं यहाँ पे सेल, एंड दैट इज द रीजन द सेल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइजेस। नाउ वी कम टू द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में दो साइंटिस्ट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, ही इज द मैथियस शेल्डन और ही इज द थियोडर शॉन। तो इनको जो रिसर्चेस कर रहे थे वो दोनों आसपास के ईयर्स में ही कर रहे थे। ही वाज जस्ट डूइंग द रिसर्च इन 1838 में कर रहे थे, और उसी टाइम पर ये 1839 पे कर रहे थे। डिफरेंस क्या था दोनों को साइंटिस्ट को, ही वाज अ जर्मन साइंटिस्ट और ये जो थे ये ब्रिटिश जोलॉजिस्ट थे। ये बॉटनिस्ट थे। बॉटनी का मतलब क्या होता है, बॉटनी का मतलब होता है ये स्टडी किस चीज को कर रहे थे, प्लांट्स को कर रहे थे, और जोलॉजी का क्या मतलब होता है, एनिमल्स को स्टडी कर रहे थे। तो दोनों ने एक ही चीज को यहाँ पर स्टडी करके बताया कि जितने भी जो प्लांट में जो बॉडी होती है, प्लांट की जो बॉडी होती है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल्स है, और वो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज बनाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे एक प्लांट है, राइट, अब इसके जो स्टेम में यहाँ पर जो टिश्यू है ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक हो गया, रूट में यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हो गए, हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हो गए। अगर यहाँ पर ये कैम्बियम हो गया, लेक्ट्रल मेरिस्टम हो गया। लेकिन अगर हम स्टेम को कट करते हैं, सपोज द स्टेम को कट करते हैं, तो एपिडर्मिस जो है ये तो पेरेन्काइमा मतलब लिविंग सेल्स की बनी हुई है। कॉर्टेक्स भी क्या होता है, ज्यादातर तो लिविंग सेल्स ही होते हैं, पेरेन्काइमा हो जाता है। बट कुछ सेल्स जो होते हैं वो कॉलेनकाइमा होते हैं, लिविंग होते हैं बट थिकन्ड वॉल होती है। कुछ स्क्लेरेनकाइमा होते हैं जो डेड सेल्स होते हैं। तो उन्होंने बोला कि सारे के सारे प्लांट्स जो है तो एक ही टाइप के सेल्स के बने होते हैं, बट वो सेल्स मिलकर कोई डिफरेंट टाइप ऑफ द टिश्यूज बनाते हैं। तो वो जो टिश्यूज बनाते हैं कि दे फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। तो ये चीज इन्होंने किसने बोली थी, शेल्डन ने बोली थी, एंड ही वाज अ जर्मन बॉटनिस्ट। उसी टाइम पर 1839 में जो शॉन थे वो एनिमल्स पे रिसर्चेस कर रहे थे, और उन्होंने भी सेम चीज बोली कि जितने भी एनिमल्स हैं उनकी जो बॉडी है वो सेल और सेल प्रोडक्ट्स की बनी हुई है। बट उन्होंने एक चीज और बोली कि जो सेल का जो जितना भी कंटेंट है, ये जैसे कंटेंट ऑफ द सेल है जिसको हम आगे साइटोप्लाज्म कहते हैं, वो किसी मेम्ब्रेन से डिफाइंड है, इसको कवर कर रखा है मेम्ब्रेन ने। तो वो मेम्ब्रेन को इन्होंने क्या बोला, इट वाज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिविंग मेम्ब्रेन है और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन अभी आगे की स्लाइड्स पे हम देखेंगे। तो दोनों का जो कंक्लूड हुआ, ये सेल थ्योरी के फॉर्म में कंक्लूजन हुआ कि द सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब किसी भी, ये चाहे प्लांट की बॉडी है चाहे एनिमल की बॉडी है, एनिमल में मैं ज्यादातर ह्यूमन बीइंग बना रही हूँ, या पे छोटा सा मैं यहाँ पे कोई एनिमल बना देती हूँ, कोई भी एनिमल या प्लांट की बॉडी है, इट इज मेड अप ऑफ सेल, मतलब जिस सबको, और सेल ही जो होता है ये कैपेबल होता है ऑल दी लाइफ प्रोसेसेस कंडक्ट करने के लिए। जितनी एक्टिविटीज होती है वो सेल्स में ही होती है। तो जो शेल्डन और श्वान का जो थ्योरी आई, दैट विल बी प्रपोज्ड, ये जो प्रपोजल आया, शेल्डन और श्वान का प्रपोजल आया, एक हाइपोथेसिस बनी कि एनिमल और प्लांट्स की जो बॉडी होती है दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स और द प्रोडक्ट ऑफ द सेल्स, एंड जो भी होते हैं दे वर लिविंग। लेकिन इसमें यहाँ पर एक चीज मिसिंग थी इस थ्योरी में, कि इन्होंने यहाँ पर ये मिस आउट किया कि जो न्यू सेल्स है वो कैसे बनते हैं। तो अगर यहाँ पर देखें कि न्यू सेल्स जो है वो कैसे बनते हैं, दिस वाज डन बाय द, ये वाला जो है कि हाउ द न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। तो यहाँ
पे जो कंट्रीब्यूशन है तीसरे साइंटिस्ट का था एंड हिज नेम वाज विर्शो, इट इज अ पिक्चर ऑफ द विर्शो। तो रुडोल्फ विर्शो ने 1855 में सेल थ्योरी कब आई थी, सेल थ्योरी जो आई थी वो 1838 एंड 39 के लिए आती है। सेल थ्योरी इज कम इनटू 1838 एंड 39 में आया था। और रुडोल्फ विर्शो का ना जो स्टेटमेंट आया था कि ऑल द सेल्स दे कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब जितने भी सेल्स बनते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल का क्या मतलब होता है, बिफोर द सेल डाइज इट डिवाइड्स, मतलब डिवीजन हो जाएगा तो ये लिविंग हो जाएगा और दूसरा वाला बदल जाएगा। इसीलिए कभी भी कोई वैक्यूम नहीं क्रिएट होता, कोई वैक्यूम, कोई खाली जगह क्रिएट नहीं होती है। एंड दैट वाज टोल्ड बाय द विर्शो। तो ऑल द लिविंग सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, एंड द सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये कंट्रीब्यूशन शेल्डन, शॉन एंड विर्शो का था। विर्शो का स्टेटमेंट था दे कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग। ये जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है सेल के जो दोनों प्लांट और एनिमल सेल में कॉमन होते हैं, इवन ये जो कॉमन होते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यूनिसेलुलर जो होते हैं बैक्टीरिया में भी कॉमन होते हैं, तो वो यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। तो सबसे पहले ये वाला जो होता है सेल, ये अनियन सेल है, ये चीक सेल है और ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का। तो जो डिफरेंस क्या है अनियन और चीक सेल में, नॉर्मली जो लोअर क्लासेस में इसकी स्लाइड बनाई जाती है, जैसे अनियन को हमने यहाँ पे लिया, इसकी जो स्केल लीफ होती है वो फ्लैशी स्केल लीफ को निकालते हैं और एक पतला सा यहाँ पे लेयर जो होती है उसको हम लोग ट्रांसपेरेंट लेयर को निकाल के इसको हम जो स्लाइड होती है उस पर कवर स्लिप पे सेफरिन से को मैग्नीफाई करके इसको माइक्रोस्कोप पे देखते हैं स्टेन करके। तो हमें जो सेल्स मिलते हैं वो कुछ इस तरह के सेल्स मिलते हैं। और यहाँ पर इसमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस दोनों में होता है कि इसकी जो वॉल होती है डबल वॉल होती है, क्योंकि इसमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस की पोजीशन यहाँ पर होती है। जबकि इस टाइप का हमारे पास स्ट्रक्चर मिलता है, दिस टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर, ये होता है चीक सेल का, जिसका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, द न्यूक्लियस जो होता है सेंटर में होता है। दोनों सेल का अगर हम न्यूक्लियस को डिटेल में देखें तो हमें ऐसा न्यूक्लियस का डिटेल हमें नहीं मिलेगा। इस तरह का जो न्यूक्लियस का जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर है ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे विजिबल नहीं है, क्योंकि नॉर्मल लैब्स में कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमें इस तरह के सेल देखते हैं। ये जो स्ट्रक्चर विजिबल है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, जिसमें ये शो होता है कि जो न्यूक्लियस है उसमें ये सेल मेम्ब्रेन, सॉरी सेल मेम्ब्रेन का ही कंपोजिशन है बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है। यहाँ पर जो थिक फ्लूइड होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है, ये न्यूक्लियोलस कहलाता है, बड़ा सा इसको आरएनए वगैरह बनाने में काम आता है। और यहाँ पे क्या है, दिस टाइप ऑफ द क्रोमोसोम्स आर देयर, राइट। तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन्स के बने होते हैं। जेनेटिक मटेरियल तो न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए, तो दिस विल बी द जेनेटिक मटेरियल। तो हर जो सेल होता है उसमें कोई ना कोई मेम्ब्रेन होती है, जैसे सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी, और प्लांट में दोनों मेम्ब्रेन्स होती है, एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस विच कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल। दूसरा जो यहाँ पर कंपैरिजन आया है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का आया है। कैरियन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरियन? कैरियन का मतलब न्यूक्लियस होता है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव न्यूक्लियस, और यू का मतलब होता है ईयू ट्रू, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ये जो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल है इसका प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, और जो यूकैरियोटिक सेल है इसका जो न्यूक्लियस है वो ट्रू न्यूक्लियस है। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? अगर प्रोकैरियोटिक है, ये बैक्टीरिया जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें एक सिंगल क्रोमोसोम है, राइट। और सिंगल क्रोमोसोम है, जैसे सिंगल क्रोमोसोम यहाँ पर इस तरह से साइटोप्लाज्म में यहाँ पर रैक है। अब ये जो सिंगल क्रोमोसोम है ये किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं है, ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, ये ओपन है, कहाँ पे, सेलुलर क्रोमोसोम कहलाता है। और इस सेलुलर क्रोमोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड स्ट्रक्चर जो होता है ये प्रोकैरियोटिक कहलाता है। प्रो मतलब प्रिमिटिव टाइप ऑफ कैरियन, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव।
और जहां पे यूकैरियोटिक आता है, यूकैरियोटिक एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों के दोनों जो किंगडम्स है उसके जो सेल्स है वो यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक का जो अभी हमने लास्ट स्लाइड पे न्यूक्लियस देखा था वो मतलब किस तरह का होता है कि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और यहाँ पर ये क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियर पिट्स होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर नहीं है, न्यूक्लियस होता है और यहाँ पर कई सारे क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स में कितने क्रोमोसोम है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है वो यूकैरियोट कहलाता है। दिस न्यूक्लियस ये ट्रू न्यूक्लियस कहलाता है। अगर मैं यहाँ पर 11th क्लास में क्लासिफिकेशन को देखूं जो वेटिकर ने क्लासिफिकेशन दिया था, तो पहला जो किंगडम था वो मोनेरा था, दूसरा क्या था, प्रोटिस्टा था, तीसरा फंजाई था, फोर्थ था प्लांटी था, फिफ्थ था एनिमिलिया था। तो मोनेरा का जो एनिमल था, जो मेंबर था वो क्या था, ये बैक्टीरिया था, जहां पर जो न्यूक्लियस था वो प्रोकैरियोटिक था। और प्रोटिस्टेंस जो थे जैसे अमीबा प्रोटिस्टेंट था, पैरामीशियम प्रोटिस्टन था, इसका जो न्यूक्लियस था वो यूकैरियोटिक था। स्ट्रक्चर देखो ये यूनिसेलुलर है, ये भी यूनिसेलुलर है। तो ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। यूकैरियोट का मीनिंग होता है कि जो सेल स्ट्रक्चर है इट इज बाउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन, सॉरी न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियर का जो स्ट्रक्चर है इट इज बाउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इट। और जो बीच में जितना भी सेल होता है, चाहे वो एनिमल सेल हो या फिर वो प्लांट सेल हो, इसके बीच का जितना भी स्ट्रक्चर है, फ्लूइड इज प्रेजेंट हियर, थिक फ्लूइड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट हियर, जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म एक जर्नल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो सब सेल्स में प्रेजेंट है। अब जितने भी ये जो सेल्स हैं, सपोज दिस इज वन सेल, अब इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के कई सारे फंक्शन होते हैं, सेल डिवीजन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसका ये क्या करवाता है, रेस्पिरेशन करवाता है। अगर ये प्लांट सेल है तो इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करवाता है। तो अगर यहाँ पे इनकी पोजीशंस देखो ऑर्गेनेल्स की, लिविंग जो पार्ट्स होते हैं, ये सब कहाँ पे प्रेजेंट है, सब के सब कहाँ प्रेजेंट है, ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। एंड दैट इज द रीजन कि क्योंकि वेरियस केमिकल रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शन मतलब सीरीज ऑफ रिएक्शंस, फोटोसिंथेसिस में हो रही है, सीरीज ऑफ रिएक्शंस रेस्पिरेशन में हो रही है, एक्सक्रीशन में हो रही है। तो ये इसको क्या कहते हैं, इट इज अ लिविंग स्टेट। लिविंग स्टेट का मतलब कि वैसे तो प्रोटोप्लाज्म के लिए वर्ड आया था ये यहाँ पर, प्रोटोप्लाज्म अभी यहाँ पे कवर नहीं हुआ है, इन्होंने साइटोप्लाज्म को कवर किया। प्रोटोप्लाज्म में क्या था, सेल मेम्ब्रेन अलोंग विद द साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म होता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन भी लिविंग है और जो सेल वॉल है वो नॉन लिविंग है। तो जो प्रोटोप्लाज्म जो है इसके साथ अगर ये दोनों डेड हो जाते हैं तो सेल भी कंसिडर इट एज अ डेड। तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, जो वेटकर का क्लासिफिकेशन था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसका पहला क्या पॉइंट था कि सेल्स में या तो सेल वन सेल होता है या मल्टीपल सेल होता है, यूनिसेलुलर है या मल्टीपल सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है। दूसरा क्या पॉइंट था यहाँ पर, या तो प्रोकैरियोट है या फिर वो यूकैरियोट है। तो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर के बाद ही फर्दर क्लासिफिकेशन आगे बढ़ता है। तो दिस इज द अबाउट द सेल। तीसरा जो यहाँ पर है, क्योंकि जो बैक्टीरिया का सेल है, बैक्टीरिया के सेल में मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट है। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, जो लिविंग पार्ट ऑफ द सेल है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल है, क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल है, राइबोसोम सेल ऑर्गेनेल है, गोल्गी बॉडी सेल ऑर्गेनेल, ये सब सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर जो डिफरेंस है, मतलब दोनों सेल्स में, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में, या यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर में, बैक्टीरिया के सेल में, या लिविंग बींग्स जैसे प्लांट और एनिमल के सेल में, इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी सब में एब्सेंट होता है। बट जो बैक्टीरिया का सेल है उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम को अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हम लोग इसको बनाते हैं। ये कोई सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं है। सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया इसकी आउटर लेयर है ना, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, और जो इनर मेम्ब्रेन है ये क्या है, ये इनफोल्डेड है, राइट, क्योंकि दिस इज द प्लेस फॉर द रेस्पिरेशन, क्योंकि रेस्पिरेशन भी कई स्टेजेस पे कंप्लीट होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन तो ग्लाइकोलिसिस है, उसके बाद क्या है, क्रेब साइकिल है, उसके बाद
ETC है। तो कई सारे जो इसमें जो शुरू होता है यहाँ पर, तो ये जितनी भी साइकिल्स होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, राइट। इस तरह के जो ऑर्गेनेल्स हैं वो बैक्टीरिया में या यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर में एब्सेंट होते हैं। लेकिन जो राइबोसोम है, राइबोसोम एक तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर तो सब में प्रेजेंट है, यूनिसेलुलर में प्रोटिस्टेंस में प्रेजेंट है, और प्रोकैरियोटिक में भी ये प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ जो दो और ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होता है, जैसे ये एनिमल सेल है और एनिमल सेल का बीच में न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर पोजीशन पर है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इसमें भी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसके भी सरफेस पे कई बार ये राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं राइबोसोम्स में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कई बार नहीं होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये इसमें अगर इसके सरफेस पे अटैच होते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और अगर नहीं होते तो लिपिड सिंथेसिस करता है इसकी। तो ये यहाँ पे इसका फंक्शन होता है। तो राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है, यूकैरियोट में तो है ही है। उसके साथ दो सेल ऑर्गेनेल्स में भी प्रेजेंट है। वो कौन कौन से ऑर्गेनेल्स है, क्लोरोप्लास्ट एज वेल एज द माइटोकॉन्ड्रिया। एक और स्ट्रक्चर है जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ये सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट है, और ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, सेंट्रियोल। इसको हम सेंट्रियोल भी कहते हैं। यहाँ पर अगर आप ये देखो तो ये सेल में क्या होता है कि यहाँ पे दो में डिवाइड हो जाता है, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर या एस्टर रेस बनाता है, और क्रोमोसोम्स को यहाँ पे स्ट्रेच करके एनाफेज बीटा, जो मेटाफेज हमने पढ़ा था उसमें ये डिवाइड करता है। तो सेंट्रोसोम जो हो गया, एज वेल एज द राइबोसोम, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये तो ऑल सेल्स में मिलता है, और ये सिर्फ जो होता है ये सिर्फ एनिमल सेल्स में मिलता है। प्लांट सेल में सेंट्रोसोम एब्सेंट है। इसका क्या मीनिंग हुआ कि जो एनिमल सेल और प्लांट सेल है उसमें क्लोरोप्लास्ट एक तो एब्सेंट होगा एनिमल सेल में, और दूसरा सेंट्रोसोम एनिमल सेल में प्रेजेंट होगा, प्लांट सेल में एब्सेंट होगा। बाकी के सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो होंगे दैट विल बी कॉमन इन बोथ। इसके बाद क्या है कि जो सेल्स है, जैसे अभी डिस्कस किया था, ये अपने साइज, शेप और एक्टिविटीज में डिफर करते हैं, और ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ द शेप्स हैं, डिस्क शेप हो गया, और पॉलीगोनल शेप हो गया, कॉलुमिनर शेप हो गया, क्लोबॉइडल, थ्रेड लाइक, इरेगुलर, ये ज्यादातर जो शेप्स है ये आपने पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यूज में, कि अगर इस तरह से क्यूबॉइडल सेल्स हो गया, पॉलीगोनल सेल्स ऐसा हो गया, रेक्टेंगुलर सेल्स इस तरह के हो जाएंगे, तो दीज ऑल आर द सेल्स जिसका जिस तरह से फंक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग ये शेप होते हैं। बट जनरली सेल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत रेयर होता है। बट जैसे ये वाला जो सेल है, नर्व सेल, ये 1 मीटर लॉन्ग है, क्योंकि इसको तो स्नैप्स नर्वस सिस्टम में आपने देखा था कि स्नैप्स को ये कन्वे करता है, इसलिए ये सेल लॉन्ग है। अदरवाइज जो सेल्स जो होते हैं नॉर्मली बहुत स्मॉल साइज के होते हैं। तो जनरल सरफेस एरिया ये इंक्रीज करते हैं। यहाँ पर जो साइज स्पेशली दिखाया गया है सेल का, माइकोप्लाज्मा जितना भी होता है ये स्मॉलेस्ट सेल होता है। माइक्रोप्लाज्मा टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, और ये 0.3 म्यूएम, ये इसका जो साइज होता है। बैक्टीरिया सेल तो 3 to 5 म्यूएम का होता है, माइक्रोन का होता है। और यहाँ पे जो लार्जेस्ट सेल है, सिंगल सेल होता है ना एक सेल, वो ऑस्ट्रिच का सेल है। तो माइक्रोप्लाज्मा जो है वो स्मॉलेस्ट सेल है, ये लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच का है। ये बैक्टीरिया सेल है, इनके साइज डिफर करते हैं। बैक्टीरिया के जो शेप होती है, ये कॉकस राउंड शेप हो गया, बैसिलस रॉड शेप हो गया, स्पाइरल शेप हो जाएगा। ये आरबीसी मैंने आपसे बताया था कि आरबीसी कैरी करता है ऑक्सीजन और रेड कलर देता है ब्लड को, और ये होता है। तो डिफरेंट जो आरबीसी है वो 7 म्यूएम डायमीटर में, और नर्व सेल जो है हमारी बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल है। तो जर्नली सेल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, बट यहाँ पे देखो ह्यूमन सेल्स को कंपेयर नहीं कर रखा, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स फाउंड इन द लिविंग बींग्स को किया हुआ है। ये माइकोप्लाज्मा इट इज अ बैक्टीरिया, ऑस्ट्रिच इज अ बर्ड, then bacteria हो जाएगा, RBC in human, nerve cell in the human, and that is explained here. Now the next topic will be the
प्रोकैरियोटिक सेल। अब जो सेल का ओवरव्यू था उसमें जो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कुछ कॉमन चीजें थी जो कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में थी, सेल थ्योरी हमने पढ़ लिया था। अब हमने जो पढ़ना है, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो तो यूकैरियोटिक पर आएगा। प्रो को अभी हमने एक्सप्लेन किया था, प्रिमिटिव टाइप ऑफ द न्यूक्लियस है। तो अब हम किसको पढ़ रहे हैं, एक्चुअली ये हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल को पढ़ रहे हैं, जिसके कई सारे एग्जाम्पल्स भी हैं। बट इफ यू जस्ट सी द सेल, इसमें जो मेन चीजें हैं, इट हैज अ सेल वॉल, राइट। उसके ऊपर एक कैप्सूल लेयर है, मतलब 3 लेयर्स का इनका एनवेलप है। कैप्सूल को भी एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये इसकी एनवेलप है और कैसे इसको ये प्रोटेक्ट करता है। ऊपर का जो कैप्सूलर लेयर है, फिर सेल वॉल है, फिर सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन हमेशा क्या है, लिविंग मेम्ब्रेन है, लेकिन इसका जो नेचर है सेल मेम्ब्रेन का, वो काफी कुछ यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन से मिलता जुलता है। जो मेन यहाँ पर है स्ट्रक्चर, वो साइटोप्लाज्म है, सिंगल यहाँ पर न्यूक्लियस जो है वो बाउंडेड नहीं है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, इसलिए न्यूक्लियोइड कहलाता है। ये हम लोग क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोम या डीएनए कह देते हैं। इसमें और ऑर्गेनेल्स तो एब्सेंट है, ना माइटोकॉन्ड्रिया है ना कोई और ऑर्गेनेल है। यहाँ पे राइबोसोम है, ग्रुप ऑफ राइबोसोम पॉलीसोम्स कहलाता है। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये थ्रेड लाइक जैसे स्ट्रक्चर नहीं है, जैसे हमारा हेयर स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये वाला हेयर स्ट्रक्चर है। तो ये यहाँ से कनेक्टेड है ब्लिफेरोप्लास्ट से, फ्लैजिला है, जिसकी वजह से जो ये बैक्टीरिया है ये मूव करता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर। इसको वन बाय वन ये पाइलस जो होता है, ये इसका एडर करने के लिए, क्योंकि कई बार इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी फाइंड हुआ है बैक्टीरिया में। तो ये इनसाइड इस सेल को अगर आप देखो तो आधा तो ये एक्चुअली बैक्टीरिया का बेसिलस सेल है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है ये। तो कुछ इसमें इनसाइड का पार्ट दिखाया हुआ है, कुछ आउटसाइड का दिखाया हुआ है, और 3 लेयर्स का इसका एनवेलप है, और रेस्ट ऑफ द पार्ट्स दैट इज हियर प्रेजेंट हियर। सो अब ये आया हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। ये जो स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक सेल का, ये जो है ये पीपीएलओ है, ठीक है। ये क्या होता है पीपीएलओ, जैसे यहाँ पे डिफाइंड है, इसे प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। एग्जैक्टली ये माइकोप्लाज्मा का ही ये कहलाता है। लेकिन जैसे इसका जो आपको पता होगा कि जो लंग्स होते हैं हमारे, उसकी जो लेयर इसको कवर करती है लंग्स को, वो प्लूरा में लेयर्स कहलाती है, ठीक है। PLEURO प्लूरल, राइट। तो आउटर और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन्स कहलाती हैं। तो ये जो है कुछ कैटल्स के, जो PPLO है, ये कुछ कैटल्स के प्लूरल मेम्ब्रेन का जो ये फ्लूइड होता है, इसमें यहाँ पे मिला था। ये एग्जैक्टली लो जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्मा, उस तरह का ये जो स्ट्रक्चर है मिला था, इसीलिए इसको PPLO कहते हैं, प्लूरल निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्योंकि इसने कैटल्स में, कुछ जो एनिमल्स थे कैटल्स थे, उसमें निमोनिया कॉज किया था। निमोनिया वैसे भी जो डिजीज होती है लंग्स की होती है, लंग्स में इन्फेक्शन होता है। तो माइकोप्लाज्मा एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक सेल का, PPLO एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गा। ब्लू ग्रीन एल्गा मतलब सिंगल यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, बट ये फोटोसिंथेसिस करता है, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, एंड द नॉर्मल बैक्टीरिया। तो दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। नॉर्मली जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, मल्टीप्लाई बहुत रैपिड करते हैं, क्योंकि ज्यादातर इसमें जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो बाइनरी फिशन है, कि यहाँ पर ये इलोंगेट हुआ यहाँ से यहाँ पर, और फिर ये 1 से 20 मिनट्स में 1 से 2 में डिवाइड हो गया। बहुत रैपिड यहाँ पर इनका डिवीजन होता है। और यूकैरियोटिक सेल से तो बहुत ज़्यादा रैपिड होता है, बट ये क्योंकि यूनिसेलुलर है। ज़्यादातर जो इनकी शेप्स होती है, जैसे स्फेरिकल होती है, रॉड शेप्ड होती है, स्पाइरल शेप्ड होती है, तो ये या तो सिंगल होते हैं तो कॉकस कहलाता है, और अगर ये ग्रुप में होते हैं तो कोकाई कहलाते हैं, कॉकस या कोकाई, राइट। स्फेरिकल होते हैं, बेसिलस या बेसिलाई, बेसिलाई मतलब प्लूरल आ जाएगा। विब्रियो शेप होता है, एक विब्रियो का मतलब होता है कॉमा शेप, ये विब्रियो शेप जो होता है कुछ इस तरह के शेप होते हैं, और ये स्पाइरलम इस तरह का शेप होता है। तो दीज ऑल आर द शेप ऑफ द बैक्टीरिया, किसी भी शेप में यहाँ पर मिलते हैं, बट नॉर्मल जब हम इनको स्टडी करते हैं तो हम बेसिलस रॉड शेप्ड बैक्टीरिया में हम इनको ज्यादातर स्टडी करते हैं। तो जितने भी डायग्राम हमने यूज करे हैं यहाँ पर, वो सारे रॉड शेप्ड बैक्टीरिया के ही है। दूसरा है, अगर इसको फिर से अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट जितना भी इसमें स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और एवरीथिंग इज सीन हियर। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर,
कि जो इसका न्यूक्लियस होता है वो यहाँ पे स्कैटर्ड होता है। किसमें स्कैटर्ड होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। न्यूक्लियस क्या कहलाता है? न्यूक्लियोइड कहलाता है डीएनए को। तो एक तो ये हो जाएगा। दूसरा इसमें एक कैप्सुलर लेयर होती है, आउटर लेयर, उसके बाद सेल वॉल होती है, फिर सेल मेम्ब्रेन होती है, 3 सेल्स का एनवेलप होता है। उसके बाद इसमें और क्या होता है? फ्लैजिला जो होता है ये मूवमेंट के लिए होता है, पाइलस इसको एडहर करने के लिए, कहीं चिपकाने के लिए होता है। फिब्री का भी ये स्ट्रक्चर लोकोमोशन में काम नहीं आता। लोकोमोशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में ना पाइलस काम आता है ना ही फिब्री काम आता है, वो सिर्फ वर्क किसका है? फ्लैजिला का वर्क है। राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, कुछ इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट होती हैं यहाँ पर, और एक स्पेशल टाइप ऑफ, ये वाला जो प्लाज्मिड आया है, एक स्पेशल टाइप ऑफ द जेनेटिक मटेरियल होता है प्लाज्मिड, वो कुछ में प्रेजेंट होता है, कुछ में प्रेजेंट नहीं होता। मतलब ये नहीं है कि सारे बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है और सब बैक्टीरिया में ही वो एब्सेंट होता है, सिलेक्टेड बैक्टीरिया में। इसका जो रोल है वो बायोटेक्नोलॉजी में बहुत रोल है। जो प्लाज्मिड होता है ये ट्रांसफॉर्म बहुत जल्दी होता है। ट्रांसफॉर्म का क्या मतलब होता है? एक तरह से दूसरे, मतलब अगर इसको किसी में भी इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये उसकी तरह वर्क करने लगता है, राइट। तो ये वाला जो न्यूक्लियस होता है ये सेलुलर न्यूक्लियस कहलाता है, और प्लाज्मिड जो होता है ये स्पेशली जो न्यूक्लियस होता है, फ्यू ऑफ द बैक्टीरिया दे कंटेन्स। ये जो माइकोप्लाज्मा है ये टाइप ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल है। ये जो है यहाँ पर बस एक डिफरेंस है यहाँ पर कि ऑल प्रोकैरियोटिक्स हैव द सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, लेकिन जो माइकोप्लाज्मा है इसमें सेल वॉल नहीं है, राइट। तो इसमें देखो ये लिपोप्रोटीन की एक मेम्ब्रेन है, दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ द लिपोप्रोटीन, और इसके अंदर ये क्या है? साइटोप्लाज्म है, जिसमें आरएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और आरएनए, राइबोसोम्स वगैरह यहाँ पर है, सॉल्युबल प्रोटीन्स है, बट इसमें सेल वॉल नहीं है। तो यहाँ पे दे सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन द माइकोप्लाज्मा। तो मोस्ट ऑफ देम दे हैव द 3 लेयर्स बट इट हैज ओनली 2 लेयर्स। दूसरा इसका न्यूक्लियस जो होता है ये वेल डिफाइंड नहीं होता है। वेल डिफाइंड नहीं होने का मतलब है कि ये यहाँ पर प्रेजेंट है, इसका इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है कि क्रोमोसोम जो स्ट्रक्चर है वो किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से वेल डिफाइंड नहीं है, एंड इसमें नॉट एनवेलप्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंड नहीं करती, और इसीलिए ये जो सेल्स होते हैं ये प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाले होते हैं, ये प्रोकैरियोन कहलाते हैं। और क्या है, जैसे अभी बताया था कि जो जीनोम डीएनए होता है, ये जो होता है ये सिंगल डीएनए, सर्कुलर डीएनए कहलाता है। सर्कुलर डीएनए ये वाला है, दिस इज द सर्कुलर डीएनए, राइट। ये तो सब में होता है, सब बैक्टीरिया में होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस सर्कुलर डीएनए, ये कुछ बैक्टीरिया में ये वाला जो डीएनए होता है ये क्या कहलाता है? प्लाज्मिड कहलाता है। दिस डीएनए इज नोन एज प्लाज्मिड। तो ये स्मॉलर डीएनए होता है, जो प्लाज्मिड होता है स्मॉलर डीएनए होता है, और ये यूनिक इसमें फिनोटिपिक कैरेक्टर है। ये एक तो रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक्स का होता है, रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक्स। ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं अगर डिजीज स्प्रेड करते हैं तो उस पर एंटीबायोटिक अपना असर नहीं करता, नॉर्मली नहीं करता है। दूसरा, ट्रांसफॉर्म बहुत जल्दी होते हैं, किसी भी फॉरेन डीएनए से इंटीग्रेट कर दे। फॉरेन डीएनए से इंटीग्रेशन का क्या मतलब है? हम एक कैरेक्टर दूसरे एनिमल में, एक कैरेक्टर एक एनिमल से दूसरे में डालना है, तो वो इसमें काम कर सकता है कि ये उसके साथ, उसके जो न्यूक्लियस के साथ ये ट्रांसफॉर्म कर सकता है, चेंज कर सकता है अपने आप को। ये जेनेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। और दूसरा, राइबोसोम्स जो होते हैं ये प्रेजेंट सब में होते हैं। तो दीज आर द करेक्ट। अच्छा, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, बाकी और जितने भी होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। अब क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑल दी सेल ऑर्गेनेल्स इसमें एब्सेंट है। तो यहाँ पर इसमें रेस्पिरेशन या और जितने भी फंक्शंस थे वो कौन करेगा? तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है सेल मेम्ब्रेन का, स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे देखो आप कि जो सेल मेम्ब्रेन है, जो इनर मोस्ट मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन का क्या था? ये कैप्सुलर बॉडी थी, इसके अंदर क्या था? सेल वॉल था। और ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये मीसोसोमल स्ट्रक्चर बनाता है। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द मीसोसोम, राइट। और ये इनफोल्डिंग्स होती है सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग का क्या मतलब है? अगर ये सेल वॉल है और ये सेल मेम्ब्रेन है तो दिस टाइप की इनफोल्डिंग जो होती है ये मीसोसोम्स कहलाती है, राइट। अब मीसोसोम जो होते हैं, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन तो लिविंग मेम्ब्रेन है, अब मीसोसोम का क्या फंक्शन हुआ यहाँ पर? मीसोसोम जो होती है सेल वॉल फॉर्मेशन करता है, और डीएनए रेप्लिकेशन करवाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूक्लियस इन द डॉटर सेल्स में लाता है, रेस्पिरेशन करवाता है, सिक्रीशन करवाता है।
और जितने भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एंजाइमेटिक कांटेक्ट होता है उस पे वर्क करता है। तो ये बेसिकली ये फंक्शन हो जाएंगे मीसोसोम्स के। दीज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ द मीसोसोम्स। और कुछ साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, उसमें एक और भी मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है अपार्ट फ्रॉम द मीसोसोम। इसके अलावा भी एक और एक्सटेंशन होता है किसमें, साइनोबैक्टीरिया में, जो हमें क्रोमेटोफोर कहलाता है, जिसमें कुछ पिगमेंट्स होते हैं। देखो पिगमेंट में साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी है, तो पिगमेंट इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता जिसमें क्लोरोफिल होता है, यहाँ पे क्रोमेटोफोर होता है जिसमें पिगमेंट होते हैं जो सनलाइट को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस में कीमोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस नहीं होती, कीमोसिंथेसिस होती है। तो ये वहां पर कीमोसिंथेसिस करवाते हैं, एनर्जी ट्रैप करके फूड बनाते हैं। और क्या चीज है यहाँ पर कि जो ये मीसोसोम एक्सटेंशन जो है, ये वेसिकल ट्यूब्यूल और लेमिला जो होते हैं, दे आर द फॉर्म ऑफ वेसिकल ट्यूब्यूल एंड लेमिला। ये अभी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। जो वेसिकल्स का स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ट्यूबुलर। और तीसरा क्या होता है, लेमिला। लेमिला का स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरह का होता है, ठीक है। जैसे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, राइट। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारा जो स्ट्रक्चर आएगा ये लेमिलर स्ट्रक्चर है, मतलब ये लेमिना का स्ट्रक्चर है। जैसे गोल्जी बॉडीज है, राइट, तो गोल्गी बॉडीज में भी ये जो स्ट्रक्चर है ये लेमिना का स्ट्रक्चर है। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है ये वेसिकल्स होते हैं, और अगर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है तो ट्यूब्यूल होते हैं। तो ये जो मीसोसोमल स्ट्रक्चर, ये एक्सटेंशन है सेल मेम्ब्रेन का। और आप देखो कि इसमें कितने सारे फंक्शन, क्योंकि राइबोसोम का फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम? राइबोसोम का फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस है। तो बाकी के फंक्शन और कौन परफॉर्म करेगा? तो ये जितने भी यहाँ पर इसका जो एक्सटेंशन है दैट इज परफॉर्म, जितने फंक्शन है ये परफॉर्म करता है। अब जो एनवेलप है, जो एनवेलप, ये जो लेयर्स है किसी भी बैक्टीरिया के ऊपर, वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, और तीनों लेयर्स के अलग अलग फंक्शन है। जो आउटर मोस्ट लेयर है, जिसको मैंने अभी आपसे कैप्सूल भी बोला था, वो ग्लाइकोकैलिक्स कहलाता है, राइट। और इसके बाद वाली लेयर सेल वॉल होती है, फिर इसमें सेल मेम्ब्रेन होती है। तीनों लेयर प्रोटेक्टिव यूनिट होती है, बट तीनों लेयर का अलग अलग फंक्शन है। अभी हम लोग दो तरह से, अभी जैसे डिजीजेस पर आता है, तो कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो डिजीज कॉज करते हैं, कुछ बैक्टीरिया डिजीज कॉज नहीं करते, कुछ फ्रेंडली है और कुछ हमारे एनिमी है। तो जो कॉज करते हैं बैक्टीरिया, एक टेस्ट होता है ग्रैम टेस्ट। ग्रैम वाज अ साइंटिस्ट एक्चुअली। तो इन्होंने एक वो बनाया था, रिएजेंट्स बनाए थे। उससे पता लगता है कि ये वाला जो बैक्टीरिया है ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ग्राम नेगेटिव मोस्टली 99.9% ये जो होते हैं पैथोजेनिक होते हैं, मतलब डिजीज कॉज करते हैं। और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं ये पैथोजेनिक नहीं होते। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये तो दोनों पिक्चर्स जो है यहाँ पे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का ही है। बैक्टीरिया के जो सेल वॉल दिखाया गया है कि सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, और आउटर वॉल कैसे, ये पूरी की पूरी वॉल इस तरह से नजर आती है, राइट। बट इस तरह का वो स्ट्रक्चर होता है। अब उसमें अगर आप देखो, जो ग्लाइकोकैलिक्स है, जो आउटर मोस्ट वॉल है, इसको एक थिकनेस प्रोवाइड करता है, और ये डिफरेंट बैक्टीरिया में डिफरेंट तरह से वर्क करता है। अगर ये लूज शीट के फॉर्म में होता है, लूज शीट के फॉर्म में अगर ये होता है, तो ये लूज शीट स्लाइमी लेयर कहलाता है। और कई बार ये थिक शीट के फॉर्म में होता है। थिक शीट के मतलब इस तरह की लेयर बना देता है, ये कैप्सूलर लेयर कहलाती है। दिस टाइप ऑफ लेयर इज नोन एज द कैप्सूलर लेयर कहलाती है। इसके अंदर सेल वॉल है और इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे ये कैप्सूलर, क्योंकि ये बेसिकली इसका क्या फंक्शन हुआ, टफनेस प्रोवाइड करना, इसको प्रोटेक्ट प्रोवाइड करना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर में या बहुत ज्यादा जब कोल्ड टेम्परेचर होता है, ये सरवाइव कर जाते हैं। तो जो ऑड कंडीशंस होती है उसमें इसको रिवाइव करवा देता है यहाँ पर। तो ये जो लेयर्स होती है यहाँ पर बेसिकली, ये जो लेयर्स होती है ये कैप्सूल या स्लाइमी लेयर्स होती है। सेल वॉल स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, ये इसको बस्ट या कोलैप्स होने से बचाता है। और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है सेलेक्टेड थिंग्स कैन पास थ्रू इट। और ये आउटसाइड वर्ड से इंटरेक्ट करता है, क्योंकि ये तो सपोर्ट करता है, ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स है और ये लिविंग स्ट्रक्चर है। तो जो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, देखो मेम्ब्रेन जो होती है वो यूकैरियोट में किस चीज की बनी हुई होती है, बाइलिपिड्स की होती है और प्रोटीन्स होती है। हम लोग कैसे बनाते हैं इसको, कुछ इस तरह की मेम्ब्रेन हम लोग इसको बनाते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे इसको।
जब यूकैरियोट पढ़ेंगे। तो इस तरह का जो कुछ स्ट्रक्चर होता है, बट इसकी जो प्रोटीन और जो इसकी लिपिड लेयर्स होती है वो एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ द फैट और प्रोटीन नहीं होता जैसे यूकैरियोटिक में होता है, बट इसका भी जो नेचर होता है वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का है। तो ये जो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखो ये मीसोसोम का स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर ये मीसोसोमल स्ट्रक्चर है। ये आउटसाइड जो कैप्सुलर स्ट्रक्चर है, फिर सेल वॉल है, फिर सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियोइड है। और यहाँ पर एक चीज और आप देखो कि जो सिंगल सिंगल राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं राइबोसोम्स, और ग्रुप में आ जाते हैं तो वो कहलाते हैं पॉलीसोम्स। और फ्लैजिला जो होता है वो बेसल बॉडी से अटैच्ड होता है ना, वो कैप्सूल से अटैच्ड है, वो इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन से यहाँ पर ब्लिफेरोप्लास्ट कहलाता है, एक्चुअली एक स्ट्रक्चर होता है। मतलब फ्लैजिला ऐसा नहीं है कि यहाँ पे यहाँ से निकला हुआ है फ्लैजिला। फ्लैजिला का मतलब क्या है, इसके जो दो तीन लेयर्स है, तो यहाँ पे ब्लिफेरोप्लास्ट होता है, यहाँ से फ्लैजिला निकलता है एंड इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ दैट। तो ये तो इसके एनवेलप का स्ट्रक्चर्स हो गए जो तीन लेयर्स यहाँ पर होती है। अब जो बात आ रही थी कि आपकी बुक में ये भी मेंशन्ड है कि हम कैसे पहचानते हैं कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने, ही वाज अ बैक्टीरियोलॉजिस्ट, इन्होंने एक स्ट्रेन बनाया था जिसको 4 स्टेप का ये टेस्ट होता है, जिसमें सबसे पहले स्टेप में किसी भी बैक्टीरिया को फिक्सेशन किया जाता है। उसके बाद जो रिएजेंट यूज करता है तो दोनों के दोनों, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो, वो दोनों जो है वो वॉयलेट कलर को, इस कलर को ले लेते हैं। फिर आयोडीन ट्रीटमेंट किया जाता है तो कलर वो ये हो जाता है। जब डीकलराइज किया जाता है इसको, तो ये अपना जो कलर है वो रिटेन करता है और ये यहाँ पे कलर लूज कर देता है, डीकलराइज हो जाता है। और फिर जब इसको सेफरिन से स्टेन करते हैं तो वो ये कलर ले लेता है। तो अगर ये स्टेन डालने से, दो तीन स्टेप में 4 स्टेप का ये टेस्ट होता है, ग्राम टेस्ट कहलाता है, अगर ये कलर आ जाता है तो वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और ये कलर आ जाता है तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है, सेल की जो एनवेलप्स है ये उसमें उसका डिफरेंस है। और सेल एनवेलप में भी ना सेल वॉल का है ना सेल मेम्ब्रेन का, जो आउटर वाली मेम्ब्रेन है जो स्लाइमी लेयर जो ग्लाइकोकैलिक्स कहलाता है उसमें डिफरेंस आता है, एंड दैट मेक्स अ बैक्टीरिया एज अ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। और अभी हम आगे के उसमें पढ़ेंगे भी, 12th क्लास में आता है भी ये जो माइक्रोब्स वाला चैप्टर है, कि जो जितने भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है मोस्ट ऑफ देम वो न्यूट्रल होते हैं, ज्यादा डिजीजेस कॉज नहीं करते, बट ग्राम नेगेटिव 99.9% ये डिजीज कॉज करते हैं। तो ये जो एनवेलप है ये यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करवाता है बैक्टीरिया को। ये कुछ और पिक्चर्स डाला हुआ है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में। ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल का स्ट्रक्चर तो सेम होता है, ये भी कुछ और है, जैसे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव माइक्रो बैक्टीरियम का क्या डिफरेंस होता है। तो दीज आर द लेयर्स जो प्रोटेक्ट करती है और जो उसका स्ट्रक्चर है वो कैसा बना होता है, and that is a difference in the gram positive and gram negative. Apart from the mesosome, apart from the ribosomes and all, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उसमें फ्लैजिला होता है। तो फ्लैजिला का जो स्ट्रक्चर होता है, कई बार इनमें एक फ्लैजिला होता है, तो मोनोफ्लैजिलेटेड होते हैं, कई बार बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं, कई बार दीज आर द फ्लैजिला जो बहुत सारे फ्लैजिला निकले होते हैं। तो दीज आर द फ्लैजिला जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। और जो फ्लैजिला जो होता है ये सेल वॉल के थ्रू यहाँ पर एक्सटेंशन है, मतलब जो ग्लाइकोकैलिक्स के जो नीचे वाली वॉल होती है उसका यहाँ पे एक्सटेंशन है। 3 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। जो बेसल बॉडी होता है ये वेल इनसाइड द सेल वॉल में इंटीग्रेटेड रहता है, और जो बाहर वाला बॉडी होता है ये फिलामेंट कहलाता है। तो फिलामेंट के थ्रू क्या करता है, ये लोकोमोशन होता है यहाँ पर सेल सरफेस पे। तो फिलामेंट जो होता है एक्सटेंड द सरफेस आउटसाइड, तो ये जो होता है ये मूवमेंट करवाता है किसी भी बैक्टीरिया का। इसके साथ साथ दो और पार्ट्स होते हैं इसमें, इसी तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, एक पाइलस कहलाता है, इसे पाइलाई भी कहते हैं, ये जैसे पाइलस लिखा हुआ है, और दूसरा फिम्ब्री कहलाता है, राइट। तो फ्लैजिला के साथ साथ ये फ्लैजिला हो जाएंगे, दूसरा पाइलाई हो जाएगा और फिम्ब्री हो जाएगा। इनका मोटेलिटी में कोई रोल नहीं है, मतलब मूवमेंट नहीं करवाते, लोकोमोशन नहीं करवाते हैं। ये इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, स्पेशल प्रोटीन के बने हुए, और ये स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स है जो सेल से स्प्राउट होते हैं, थोड़ा सा लंबे होते हैं। ये फ्लैजिला जितने नहीं होते, फ्लैजिला बहुत थिक स्ट्रक्चर होता है, ये थोड़े से इसका साइज बड़ा होता है। ये जो होते हैं ये अटैच करते हैं कहीं पर भी
बैक्टीरिया को। तो ये दोनों लोकोमोशन के काम नहीं आते, ये स्ट्रक्चर्स अटैचमेंट के काम आते हैं। तो दीज आर द अदर स्ट्रक्चर्स विच आर फाउंड इन द बैक्टीरिया। इसके साथ साथ इसमें कुछ राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज भी होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स जो होता है ये सेलुलर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं है। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का फिर से बता देते हैं, जैसे आपका क्लोरोप्लास्ट है, राइट। अब जिस टाइप से हम लोग क्लोरोप्लास्ट बनाते हैं, राइट, और इस तरह का स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है, इस तरह का मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं है। सेडबर्ग यूनिट्स कहलाती है, इसको हम लोग एस एस कहते हैं। दिस इज सेडबर्ग यूनिट, एस दिखाया हुआ है। सेडबर्ग वाज अ साइंटिस्ट एक्चुअली जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था। तो ये इसकी जो दो यूनिट होती है, ये लार्जर होती है और ये स्मॉलर यूनिट होती है। एक्चुअली जब सेंट्रल डोग्मा जेनेटिक्स में एक आता है कि जितनी भी डीएनए की इंफॉर्मेशन होती है वो मैसेंजर आरएनए पर आती है, और मैसेंजर आरएनए से वो प्रोटीन पर आती है, और प्रोटीन जो होता है वो एंजाइम या हार्मोन की तरह वर्क करता है, राइट। तो डीएनए के लिए जो इंफॉर्मेशन एमआरएनए पर आती है, क्योंकि इनका फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो एमआरएनए पे जो भी, ये एमआरएनए लिखा हुआ है, एमआरएनए पे जो भी इस पे इंफॉर्मेशन आई, तो एमआरएनए यहाँ पर इसके बीच में, राइबोसोम्स के बीच में यहाँ पर अटैच होता है, और फिर जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है उसकी, वो क्या आती है, यहाँ पर प्रोटीन्स पे, अमीनो एसिड्स पर आ जाती है। इसकी इंफॉर्मेशन अमीनो एसिड्स पर आ जाती है। तो ये वाला जो होता है डीएनए टू आरएनए टू द प्रोटीन, इसके लिए जो राइबोसोम्स होते हैं बहुत हेल्पफुल होते हैं। और ये जो राइबोसोम है प्रोकैरियोटिक्स में, ये 70S टाइप ऑफ राइबोसोम है। 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स का क्या मतलब है, जो इसकी लार्जर यूनिट है वो 50S की है, और जो स्मॉलर यूनिट है वो 30S की। इसका आप एडिशन मत कर लेना कि 80S बना, यहाँ पे 70S नहीं होता। जो यूकैरियोटिक होता है वो 80S टाइप ऑफ होता है। जब राइबोसोम यूकैरियोटिक में लेंगे तो और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि उसका क्या स्ट्रक्चर होता है 80S और 70S। वहां पर जो लार्जर यूनिट होती है वो 60S की होती है और स्मॉलर 40S की होती है। तो दैट मेक्स द सेडबर्ग यूनिट न्यूक्लियर, कोई इसमें मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं है, दो यूनिट्स का बना होता है, यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। तो नॉर्मली जो राइबोसोम्स होता है वो इस तरह से होता है, बट कई बार जो राइबोसोम होता है वो चेन लाइक स्ट्रक्चर में आ जाता है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम्स। ये ट्रांसलेट करता है प्रोटीन में। ये जो प्रोसेस होती है ना एमआरएनए, ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, डीएनए टू एमआरएनए। ये जेनेटिक्स के वो में आता है, जो जितने भी आता है। और जो आरएनए की इंफॉर्मेशन प्रोटीन पे आती है, ट्रांसलेशन कहलाता है। तो इट हेल्प्स इन द ट्रांसलेशन, राइट। और जो लास्ट इसमें होता है वो है इंक्लूजन बॉडीज। रिजर्व मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। कोई भी जो फॉस्फेट ग्रेन्यूल हो रहे, साइटोकाइनेसिस ग्रेन्यूल्स हो गए, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल हो गए, गैस वैक्यूल्स हो गए, दे ऑल आर द पार्ट्स व्हिच आर फाउंड इन दिस मैनर। तो अगर मैं इसको एक रिकैपिचुलेशन कर दूं कि हमने पहले तो सेल को पढ़ा था, सेल में हमने यूकैरियोटिक सेल पढ़ा था, और फिर हमने यहाँ पर यूकैरियोटिक एनिमल और प्लांट सेल पढ़ा था, जिसमें ये वाले जो न्यूक्लियस थे उनकी पोजीशंस यहाँ थी। लेकिन हमने डिटेल में क्या लिया है, हमने लिया है एक बैक्टीरिया सेल जो प्रोकैरियोटिक था, जिसका न्यूक्लियर मटेरियल यहाँ पर था। फिर हमने म्यूसोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ा, तीन उसको एनवेलप का स्ट्रक्चर पढ़ा, राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर पढ़ा, इसमें इंक्लूजन्स का स्ट्रक्चर पढ़ा। उसके बाद साइटोप्लाज्म में हमने प्लाज्मिड को पढ़ा, फिर हमने फ्लैजिला पढ़ा, पाइलस पढ़ा, फिम्ब्री पढ़ा। दे ऑल आर द स्ट्रक्चर्स जो कि यूनिक स्ट्रक्चर्स है किसी प्रोकैरियोटिक सेल में। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो यूकैरियोटिक से रिलेटेड आएगा। प्रोकैरियोटिक इज फिनिश्ड हियर। Please subscribe my channel and like the video. I really need that. Please do that. And next video I will put it tomorrow. Thanks.